दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। यह समय अभिमत का है। कांग्रेस पार्टी के हाथ में पिछले दिनों एक ऐसा मुद्दा लगा जिसे लेकर के वो पूरे देश के अंदर अभियान चलाना चाह रही है। मुद्दा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का। मुद्दा ये बनाया कांग्रेस ने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर अपमान किया। हालांकि अगर देखें तो जो अमित शाह जी का बयान था, एकमात्र उसे कह सकते हैं कि वो उनकी फ्लो में या आवेग में की गई बात थी, लेकिन राजनीति कहती है कि मुद्दे बनाए जाएं, मुद्दे गढ़े जाएं, मुद्दे तैयार किए जाएं, फिर उन पर राजनीति की जाए। तो ये मुद्दा तैयार किया एक तरह से कहें तो विपक्षी दलों ने। अमित शाह के बयान को जो उसमें उन्होंने कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, सुनिए यही कहा था। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। कहा तो उन्होंने ये था कि अंबेडकर अंबेडकर करना फैशन बन गया है, लेकिन अंबेडकर साहब की नीतियों पर नहीं चलते। लेकिन उसको अपने हिसाब से मुद्दा बना लिया विपक्षी दलों ने, और खासकर कांग्रेस को जैसे एक ब्रह्मास्त्र मिल गया जनता के बीच फिर से जाने का। मैंने ब्रह्मास्त्र इसलिए कहा दोस्तों, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से अगर राजनीतिक रूप से कहूँ तो कांग्रेस पार्टी एक उस दौर से गुजर रही थी जिसे माना जा सकता है कि खुशियों के बाद में यकायक गम की अमावस की काली अंधेरी रात आ जाए, यानी कि पूर्णिमा के चांद के बीच कहीं अमावस का चांद दस्तक दे दे। देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए थे। मई 2024 तक वो चुनाव संपन्न हुए। 4 जून को चुनाव का परिणाम आया। चुनाव परिणाम के अंदर एनडीए को तो बहुमत मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 2014 और 2019 में स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार में थी, वो पिछड़ गई। 2019 की लोकसभा में 303 सीटें लेने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 240 पर टिक गई, जिन्होंने 400 पार का नारा दिया था। और कांग्रेस अपने 44-45 से डबल का प्रदर्शन करते हुए 99 पर पहुंच गई, 99। और 99 का फेर कांग्रेस को ऐसा लगा कि उन्हें लगा, कांग्रेस वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक है। और लगा भी ऐसा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एकदम से ग्राफ अपना चढ़ाया था, और इसके साथ ही उनको जो वोट शेयर मिला था, वो वोट शेयर भी ताज्जुब कर देने वाला था। लेकिन कांग्रेस की जो खुशियां थी, ये जो उत्साह था, ये जो जोश था, ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। दरअसल जून के अंदर सरकार बनी सेंटर की। सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तीसरी बार। और उसके बाद चुनाव डिक्लेयर हुआ हरियाणा और जम्मू कश्मीर का। हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए। हरियाणा से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जैसे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक बार और बड़ा झटका लगेगा, बड़ा ब्रेक लग जाएगा। लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी नहीं। कांग्रेस विपक्ष पर अटक गई। 37 सीटों के साथ कांग्रेस हरियाणा का प्रमुख विपक्षी दल तो बन गया, लेकिन जो राजनीतिक सूखा 10 साल का था, वो अगले 15 साल में तब्दील हो गया। अब 5 साल हरियाणा के अंदर कांग्रेस को और विपक्ष में बैठना था। लेकिन यहां मंथन का दौर शुरू हुआ। मंथन का दौर यूं शुरू हुआ क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि हरियाणा चुनाव जीतने के बाद वो और आक्रामक रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर आक्रामक होंगे, हमलावर होंगे। लेकिन उसको ब्रेक लगा दिया हरियाणा ने। और हरियाणा के चुनाव परिणाम पर जब नजर डाली गई, जब बात गई, तो राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो हरियाणा के नेता थे, इनके पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा बड़े हो गए पार्टी के इंटरेस्ट से। तो क्या यह मान लिया जाए कि हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के बढ़ते हुए कार्रवाई को रोक दिया?
क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस का जो कारवां बढ़ रहा था, कांग्रेस को जो लग रहा था कि उसके लिए फील गुड है, उसको हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं ने ही ब्रेक लगा दी? क्या इसको ये उक्ति दे दी जाए जिसमें कहा जाता है घर को लगा दी आग घर के चिराग ने? अगर कांग्रेस के नेताओं पर राहुल गांधी जी की ये टिप्पणी थी, अन्य नेताओं की मैं बात नहीं कर रहा, अन्य नेता तो एक दूसरे पर आक्रामक आजकल होते ही रहते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां इस्तीफा मांग रहे हैं चौधरी उदय भान का, और बड़ा खुल करके कह रहे थे कि उदय भान जी को नैतिकता का ध्यान देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मैं वो टिप्पणी जो राहुल गांधी ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं के, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के इंटरेस्ट थे, वो कांग्रेस के आला कमान या कांग्रेस पार्टी पर, पूरे संगठन पर बड़े हो गए और इसलिए हरियाणा में सरकार नहीं बनी। अब अगर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के इंटरेस्ट गिने तो फिर इंटरेस्ट सामने आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, इंटरेस्ट सामने आएंगे हुड्डा साहब के लाडले के, हुड्डा साहब के युवराज के, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान के। इंटरेस्ट तो कुमारी शैलजा के भी थे, पर्सनल इंटरेस्ट तो अब की बार बन गए थे यहाँ पर आकर के चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां और उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह के भी। इंटरेस्ट रणदीप सिंह सुरजेवाला के भी थे। यानी कि कांग्रेस के तमाम नेताओं के अपने इंटरेस्ट जरूर रहे होंगे, और फिर उन इंटरेस्टों के ऊपर, यानी कि जो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के इंटरेस्ट थे, उनके ऊपर फिर दीपक बावरिया साहब के इंटरेस्ट भी जरूर बने होंगे, क्योंकि हरियाणा के प्रभारी हो गए थे। आरोप तो उन पर भी लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग कि टिकटें बांटने में उन्होंने भी गड़बड़ की, और दीपक बावरिया ने खुद भी मान लिया कि कुछ टिकटें तो गलत बटी। तो फिर इंटरेस्ट तो बड़े होंगे केसी वेणुगोपाल साहब के भी जरूर, क्योंकि केसी वेणुगोपाल साहब पर भी आरोप लगे कि उनके चहेतों को भी टिकट दिया गया। आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ कह रहा हूं। तो अगर केसी वेणुगोपाल के इंटरेस्ट बड़े हुए तो फिर इंटरेस्ट तो कांग्रेस के अंदर सभी नेताओं के बड़े हो गए, आला कमान के भी बड़े हुए होंगे, जिसमें कहा गया होगा कि ये टिकटें आला कमान की अनुशंसा पर दी जा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है दोस्तों कि जब अपने निजी हित बड़े हो जाते हैं तो फिर सार्वजनिक हित वहां पर बौने हो जाया करते हैं। राहुल गांधी कह तो ठीक रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं के, हालांकि उन्होंने केवल हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का कहा, और मैंने आपको कांग्रेस के जो और नेता जो हरियाणा से संबंध रखते थे उनकी बात भी साथ में जोड़ दी आपके लिए। जब नेताओं के पर्सनल इंटरेस्ट बड़े हो गए तो कांग्रेस का सार्वजनिक, जो बड़े नेताओं के आला कमान के जो इंटरेस्ट थे, वो इंटरेस्ट जिसके जरिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, एनडीए की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि अगर हरियाणा में देखिए हमारी सरकार बन गई तो हमारा चारों तरफ कारवां बढ़ रहा, अगर हरियाणा में सरकार बनती तो फिर महाराष्ट्र का भी ये बुरा हाल ना होता। इसलिए मैंने कहा कि क्या जो राहुल गांधी कह रहे थे, जिसका सीधा सीधा अर्थ बनता है कि घर को लगा दी आग घर के चिराग ने, तो क्या कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया? अब उस सबसे उठ करके, क्योंकि हरियाणा चुनाव कांग्रेस हार चुकी, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल हुआ कि जितने उनके पास सांसद हैं लगभग कमोबेश उतने ही विधायक उनको मिले हैं, जबकि सांसद वहां केवल 48 बनते हैं और विधायक 280 बनते हैं। अगर आगे देखें तो फिर झारखंड के अंदर भले ही सरकार इंडिया गठबंधन अलायंस की बन तो गई, लेकिन कांग्रेस का वहां पर कोई बहुत बड़ा, ना तो कोई उनका उठाव आया, ना उनका ग्राफ चढ़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के नाम पर सरकार बनी, जो लोग कहते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो उमर अब्दुल्ला तो कांग्रेस को आईना दिखाई रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे उमर अब्दुल्ला ने तो कह दिया ना, हरियाणा कांग्रेस को भी और कांग्रेस आला कमान को भी, कि जहां आप चुनाव हारते हैं वहां आप ईवीएम को दोष देते हैं और जहां आप चुनाव जीतते हैं वहां आप खुद जीत जाते हैं। यही संदेश छुपा हुआ था उमर अब्दुल्ला का कि मेहनत कीजिए। कहा भी था, खुलेआम कहा, ओपन कहा उन्होंने कि संघर्ष का मादा आपका खत्म हो गया। अगर हरियाणा कांग्रेस के अंदर, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जीत हो जाती तो फिर उमर अब्दुल्ला साहब कांग्रेस को आईना नहीं दिखा पाते। अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जीत होती तो फिर महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम भी बदले हुए आते, और हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस जीतती तो फिर कांग्रेस आला कमान सीना ठोक कर कहता कि देखिए हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में जो हमारी बयार शुरू हुई थी वो आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन बड़ी पुरानी कहावत है कि एक गलत रखा हुआ कदम या एक शिकस्त कई शिकस्तों का कारण बनती है। एक
गलत रखा हुआ कदम आपके शरीर को किसी प्रकार से चोटिल तक भी कर सकता है, और वो सब हुआ। लेकिन अब इससे उभरने की कांग्रेस कोशिश कर रही है बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर, बाबा साहब आम्बेडकर के सहारे, क्योंकि चुनाव फिर आ रहा है। 2025 के शुरू होते ही चुनाव आ जाएगा दिल्ली के अंदर, और फिर चुनाव आना है बिहार के अंदर। इन सब को देखते हुए कांग्रेस आला कमान अपने नए प्रयास में तो है, लेकिन ये प्रयास कितने फलीभूत होंगे? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के नाम पर जो कांग्रेस राजनीति करना चाह रही है वो कितनी सफल होगी? आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले दिन कांग्रेस के लिए और मुसीबत वाले होंगे, और या फिर कहीं कुछ ग्राफ बढ़ सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।